हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैल्यू एडिशन कोर्स के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। ठीक है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो हम कवर करेंगे। ये वीडियो सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए भी है, फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि सेम सब्जेक्ट आपका सेकंड में भी आपको VAC में देखने को मिलता है और फोर्थ में भी आपको सेम सब्जेक्ट VAC में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी। पेपर की बात करें तो आपको 2 घंटे 30 मिनट का पेपर दिया जाएगा, मतलब 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। 70 नंबर का आपका मैक्सिमम मार्क है। ठीक है, जिसमें पार्ट ए आपका 30 नंबर का है, पार्ट बी आपका 40 नंबर का है। ठीक है, 30 और 40 नंबर के आपका पार्ट में ये पेपर आएगा। आंसर में रिटर्न इधर इंग्लिश और हिंदी, आप एक लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं बस। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर जो पार्ट ए है जो कि 30 नंबर का है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे चीजें बताई गई है उनको देख लेते हैं। दिस पार्ट कैरी 4 क्वेश्चन इन टोटल। ये इस भाग में आपको या इस पार्ट में 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए कंपलसरी है। अटेम्प्ट एनी 2 फ्रॉम द रिमेनिंग 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन करना कंपलसरी है। बचे हुए 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, आप चाहे कोई सा भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। यूज ऑफ सिंपल कैलकुलेटर, आप यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ये पेपर के बारे में सिंपल से जो इंस्ट्रक्शंस है वो हो गए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर हमारा जो हमारा चालू होता है वो यहाँ से होता है। ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये है कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए कंपलसरी। ठीक है, फिर यहाँ आपका पार्ट बी आ जाता है। पार्ट बी के बारे में डिटेल दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है पार्ट ए का, वो कंपलसरी है, जिसमें आपको शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 टॉपिक के ऊपर। हर एक टॉपिक 5 नंबर का है आपके लिए। ठीक है, 10 नंबर के आपके मतलब 5-5 नंबर के 2 टॉपिक हैं, तो टोटल 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। क्या लिखना है? शॉर्ट नोट लिखना है किन्हीं 2 टॉपिक पर। ए वाले पार्ट में आपका क्या टॉपिक दिया गया है? व्यवस्थित निवेश योजना, मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। आपने सुना होगा लोग SIP करते हैं। ठीक है, मतलब कि वो लोग हर मंथली एक स्पेसिफिक अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड में या इंडेक्स फंड में डालते हैं। ठीक है, और वो जो इंडेक्स फंड जिस हिसाब से ग्रोथ करता है, उनका जो दिया हुआ पैसा है, उनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा उस हिसाब से ग्रो होता है। ठीक है, तो ये SIP के बारे में है। ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। फिर फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक आपका टॉपिक दिया गया है। वित्तीय अनुशासन, वित्तीय अनुशासन से रिलेटेड आप कर सकते हैं कि भाई हम फाइनेंशियली डिसिप्लिन है, हम फिजूल खर्ची नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने पैसों का लेखा जोखा रख रहे हैं, सही प्रकार से सही जगह पैसों को यूज कर रहे हैं, और पैसों को इस प्रकार से यूज किया जा रहा है कि इन इमरजेंसी हम लोग उस पैसे में से कुछ सेविंग भी कर पाए जो कि इन इमरजेंसी हमारे काम आए। ठीक है, तो ये सारे फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। ये सारी चीजें आप अपने अकॉर्डिंग भी कई सारी चीजें बता सकते हैं। तीसरा जो आपका पॉइंट दिया गया है वो है परमानेंट अकाउंट नंबर, स्थायी संख्या, स्थायी खाता संख्या। आपने सुना होगा पैन कार्ड बनते हैं, तो पैन कार्ड पे जो आपका पैन कार्ड नंबर होता है वो होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। एक पैन कार्ड से आपके जितने भी, एक प्रकार से कहें कि आपके फाइनेंशियली चीजें होती है, जैसे आपकी बैंकिंग सर्विस, आपका म्यूचुअल फंड में अकाउंट है, आपका SIP है। ठीक है, या फिर हम कहें आपका स्टॉक अकाउंट है, तो ये सब कुछ ना एक ही पैन कार्ड पे होता है। वो पैन कार्ड आपका परमानेंट, मतलब पैन कार्ड नंबर जो होता है उस पे होता है कनेक्टेड। ठीक है, उसे परमानेंट अकाउंट नंबर कहा जाता है। तो इसीलिए आपने देखा होगा बैंकिंग में जब KYC कराने जाते हैं तो आपका हर एक किसी भी बैंक में आप अकाउंट खुलवा लीजिए, उसमें आपको पैन कार्ड अपना देना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि आप अब के समय में पैन कार्ड पर ही सब कुछ जुड़ा है आपका। ठीक है, तो एक पैन कार्ड के थ्रू आपकी सारी डिटेल, फाइनेंशियल डिटेल निकाली जा सकती है। तो ये है, तो आप इसमें ये सारी चीजें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट आर डिजिटल पेमेंट्स, डिस्कस सम ऑफ द पॉपुलर मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट यूज्ड इन इंडिया। ठीक है, भारत डिजिटल पेमेंट क्या है? 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन, मतलब पहला क्वेश्चन जो हमने ऊपर बात करी 3 जिसमें पार्ट थे, वो आपको करना कंपलसरी है। उसमें से किन्हीं 2 के ऊपर आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसमें डिजिटल भुगतान क्या है। भारत में उपयोग किए जाने वाले डिजिटल भुगतान के कुछ लोकप्रिय तरीके पर चर्चा कीजिए। अब देखिए, ठीक है, डिजिटल भुगतान क्या है कि भाई हम लोग कैश, चेक, ये सारी चीजों का पेमेंट के मोड में यूज नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने फोन के थ्रू या हम लोग अपने इंटरनेट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। डिजिटल भुगतान में कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे कि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करके किसी को पेमेंट कर सकते हैं। अब तो करंटली भारत में UPI बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, UPI या फिर हम कहें भाई ऑनलाइन पेमेंट रिलेटेड चीजें हो गई कि स्कैन किया पेमेंट कर दिया, तो ये सारी चीजें डिजिटल भुगतान के अंतर्गत आ जाती है। आपको इस तरह से आंसर को बना के लिखना है।
ठीक है, मैं तो यहाँ पे आपको ओरली बता रहा हूँ, बट आपको इस तरह से एक्सप्लेन करना है। ठीक, अब ये हो जाता है कि आपने डिजिटल भुगतान के बारे में जितनी भी डिटेल आपको पता है, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 5 नंबर के हिसाब से बताना होगा कि भाई डिजिटल भुगतान के बारे में 5 नंबर के अकॉर्डिंग इतना सारा डिटेल आपने लिखा है। देन आगे क्या पूछा गया कि भारत में उपयोग किए जाने वाले जो डिजिटल भुगतान है, ठीक है, उसके कुछ लोकप्रिय तरीके बताइए कि भाई लोकप्रिय तरीके कौन कौन से हैं डिजिटल भुगतान के। तो अब उसको अगर हम देखें तो भाई कई सारे हैं, जैसे इंटरनेट बैंकिंग बहुत फेमस है, उसके बाद यूपीआई आ जाता है। ठीक है, यूपीआई में हम भाई कई कई सारी चीजें कर सकते हैं, स्कैन करके पे कर सकते हैं, यूपीआई नंबर से पे कर सकते हैं, या फिर यूपीआई आईडी या फिर यूपीआई नंबर अकाउंट जो फोन नंबर होता है उससे पे कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको बता दीजिए। ठीक है, डिजिटल पेमेंट रिलेटेड हम कह सकते हैं एक प्रकार से कार्ड भी डिजिटली आ जाता है। ठीक है, कार्ड जो एटीएम कार्ड के थ्रू हम पेमेंट करते हैं टैप टू पे, ठीक है, या फिर स्कैन करना, वो सारी चीजें उसमें आ जाती है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत बता देनी है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 आता है 10 नंबर का, सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया कि व्हाट इज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बाइंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी क्या है, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदने की आवश्यकता और महत्व पर चर्चा की जाएगी। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी क्या होता है, ये सिंपल से शब्द है, आपको पता होगा कि भाई आज के समय में लगभग पॉलिसी है हर कोई करा के रखता है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी घटना घट जाए। ठीक है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड तो लोग पॉलिसी करा के रखते हैं। पॉलिसी का मतलब कि इमरजेंसी में, हेल्थ इमरजेंसी में एक कंपनी जिसके थ्रू आपने पॉलिसी कराई है वो आपके हेल्थ से रिलेटेड जो पेमेंट्स हैं वो करेगी। हेल्थ, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड जो पेमेंट है, हॉस्पिटल पेमेंट है, दवाइयों का पेमेंट है, वो कंपनी करती है। ठीक है, आप उससे एक इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, परंतु आपको उसको सही प्रकार से मतलब एक होता है ना कि सही वे में उसको समझाना है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है। हम एक कंपनी से एक पॉलिसी खरीदते हैं, हम उसके लिए उसे पेमेंट करते हैं। ठीक है, फिर हम उसे मंथली भी पेमेंट करते हैं, और जब भी हमें उस पॉलिसी में जो चीजें बताई गई हैं उसके अकॉर्डिंग हमें नीड होती है, ठीक है, तो हम पॉलिसी के थ्रू हम जो पेमेंट है हमारे हॉस्पिटल की दवाइयों की वो क्लियर कराते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। अब अगर हम बात करें भाई महत्व या फिर आवश्यकता क्या है, तो एक पॉलिसी एक प्रकार से कह सकते हैं कि भाई हमें आवश्यकता इसलिए है क्योंकि इमरजेंसी में इंश्योरेंस के इंश्योरेंस के थ्रू हम लोग एक बड़ी पेमेंट या फिर हम कोई बड़ी बीमारी है उसको हम ठीक करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें उसके लिए अपनी जेब से उस समय पैसा नहीं देना होता। कई सारी चीजें हो जाती है, ये सारी चीजें आप उसमें बता सकते हैं कि भाई एकदम से बड़ा अमाउंट नहीं दिया जाता, तो वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अमाउंट वो कवर करती है। ठीक है, उस पॉलिसी में सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है कि आपको किस बीमारी में, ठीक है, किस तरह से इंश्योरेंस का यूज किया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको बतानी है। महत्व भी उसके कई सारे हैं, आप अपने हिसाब से जो चीज है वो बता सकते हैं। जो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है उसके बारे में आपको पहले बताना है, फिर भाई उसकी आवश्यकता क्यों है करंट टाइम में और उसकी महत्व क्या है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, मिस्टर अमित जिनकी एज है 52 ईयर्स, हैज अ बेसिक सैलरी ऑफ 1 लाख। ठीक है, 1 लाख उनकी सैलरी है पर मंथ, एंड अ डीए ऑफ 5,000। ठीक है, उनका जो डीए है वो है 5,000 रुपए प्रति महीना। ही हैज इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ही हैज इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट ऑफ 10,000 एंड अ फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम 15,000 ड्यूरिंग द ईयर। ही हैज मेड सम इन्वेस्टमेंट टू सेव इनकम टैक्स, पीपीएफ इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000 रुपीज, LIC प्रीमियम पेड 12,000, मेडिकल इंश्योरेंस सेल्फ पेड 12,000 रुपीज। ठीक है, ये आप डिटेल बताई गई है भाई कि एक व्यक्ति है जिनका नाम है मिस्टर अमित, उनकी एज है 52 साल। ठीक है, तो उनकी जो बेसिक सैलरी है वो है 1 लाख रुपए, और उनका जो डीए है वो है 5,000। ठीक है, ये उनके बारे में बताया गया। फिर उनके खर्चे बताए गए हैं। अब यहाँ पे क्या गया आगे क्वेश्चन में और चीज पूछी गई कि आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हिज टैक्स liability as per the old tax regime for the assessment year of 2024-25. Will it be beneficial for him to option for a new tax regime instead of old tax regime? 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, आपको यहाँ पे ओल्ड जो टैक्स रिजीम है, ठीक है, फॉर असेसमेंट ईयर ऑफ 2024-2025, 2024-25 का जो असेसमेंट ईयर था उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उनका टैक्स का जो लाइबिलिटी है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, विल इट बी बेनिफिशियल फॉर ऑप टू अ न्यू टैक्स रिजीम इंस्टेड ऑफ ओल्ड टैक्स। आप देखिए यहाँ पे मेन क्वेश्चन में एक तो आपको कैलकुलेशन करनी है, फिर दूसरा यहाँ पे एक चीज पूछी गई कि क्या जो नया टैक्स रिजीम आया है वो उनके लिए बेनिफिशियल है इंस्टेड ऑफ ओल्ड टैक्स रिजीम, जो कि पुराना टैक्स रिजीम था उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब उसके मुताबिक क्या वो अगर नया टैक्स रिजीम अपनाते हैं तो क्या वो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा या नहीं। तो ये आपको यहाँ पे बताना है, कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, श्री अमित जिनकी उम्र है 52 वर्ष, ठीक है, उनका मूल वेतन क्या है 1 लाख रुपए प्रति महीना, और 5,000 रुपए प्रति महीना उनका डीए है। वर्ष के दौरान उनके बचत खाते में जो ब्याज से 10,000 रुपए की
सावधि जमा से ब्याज से 15,000 रुपए की आय हुई है, ठीक है। उन्होंने इनकम टैक्स बचाने के लिए कुछ निवेश किया, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी ताकि उनका इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स है वो बच पाए। पीपीएफ निवेश में 70,000 रुपए करे थे, ठीक है। एलआईसी प्रीमियम में उन्होंने 12,000 रुपए करे थे, और स्वयं जो उनका सेल्फ भुगतान है, ठीक है, उसमें 12,000 रुपए करे थे, और चिकित्सा बीमा लिया था उन्होंने, ठीक है। आ- आकलन वर्ष 2024-25 के लिए पुरानी कर व्यवस्था के अनुसार उनकी कर देनकार की गणना करनी है, ठीक है। आपको 2024-25 के अकॉर्डिंग जो उनका कर बनता है, टैक्स बनता है, वो आपको गणना करनी है। क्या पुरानी कर व्यवस्था के स्थान पर नई कर व्यवस्था चुनने के लिए उनका हितकारी है या नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है। अगर वो नई टैक्स रिजिम चुनते हैं तो क्या वो ठीक है, उनके लिए बेनिफिशियल होगा, ये आपको। ये हो जाता है आपका कुछ जो पार्ट ए है वो कंप्लीट। पार्ट बी को देखते हैं, 40 नंबर का है, ठीक है। इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ईच क्वेश्चन इक्वल 10 मार्क्स, ठीक है। अब आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चारों के चारों आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि 40 नंबर का है तो 10 नंबर के 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है पार्ट बी में, क्या पूछा गया, निवेश योजना क्या है, निवेश योजना और प्रबंधन में सम्मिलित चरणों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट प्लान, एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्लान क्या है, प्लानिंग क्या है। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं, ठीक है। प्लानिंग करते हैं किस प्रकार से कि भाई हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा जगह इन्वेस्टमेंट करना है जो कि हमारे लिए सेफ रहे, ठीक है। हमारा दिया हुआ पैसा या लगाया हुआ पैसा डूब ना जाए, हम गलत जगह इन्वेस्टमेंट ना करते हैं, ये सारी चीजें हम करते हैं। और भी कई सारी चीजों पे ध्यान दिया जाता है, ऐसा नहीं है इन्हीं चीजों पे ध्यान दिया जाता है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं कि भाई मैं इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहा हूँ तो मेरे को ध्यान देना होगा मैं अपना पैसा कहाँ लगा सकता हूँ, कहीं कहाँ जगह ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें। फिर एक्सप्लेन करना है आपको कौन कौन से जो स्टेप्स हैं इन्वॉल्व करते हैं इन्वेस्टमेंट प्लानिंग में और मैनेजमेंट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, डिस्कस द 5 हेड्स ऑफ इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, गिव एन एग्जांपल फॉर ईच हेड ऑफ इनकम, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे 5 हेड्स जो है इनकम के, वो आपको यहाँ पे बताना है, इनकम टैक्स के अंतर्गत जो आते हैं 1961, ठीक है, और एक्सप्लेन भी करना है आपको यहाँ पे। आगे बढ़े, यहाँ पे इसको हिंदी में देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछा गया, आयकर अधिनियम 1996, यहाँ पे 1996 दिया गया है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। यहाँ पे 1991 दिया, 1996 वो 1961 दिया गया, और वहाँ पर 1996 वो जो 1996 के तहत यहाँ पे बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रकार से टेक्स्ट मिस्टेक है, ठीक है? अब बात करते हैं तो जो कर अधिनियम है उसके तहत आपको 5 मंदों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। मंदों पर चर्चा करनी है, आय के प्रत्येक मद पर क्या है उदाहरण सहित आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2, आपको इसमें चीजें एक्सप्लेन करनी है, आय के जो मंद है वो बताने हैं, और 5 जो मंदों हैं वो आपको बताने हैं आय के तहत। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी of rupees 1100 payable to at the end of each year for 15 years if the interest rate is 9% annually, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की अवधारणा जो है आपको आपको समझानी है, ठीक है। टाइम वैल्यू जो है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये जो अवधारणा है प्रिंसिपल है, ये आपको बताना है। यदि ब्याज 9% प्रति वर्ष है तो 15 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष के अंत में 1100 रुपए दे होंगे, तो वार्षिक की राशि और वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट है 9%, ठीक है, और 15 वर्ष के लिए प्रति वर्ष साल के आंख में 15 सालों के लिए हर साल के आखिर में 1100 रुपए देने होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वार्षिक राशि क्या होगी और वर्तमान मूल्य क्या होगा, ये दो चीजें आपको यहाँ पे जो है कैलकुलेट करनी है और एक्सप्लेन करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, डिस्कस द वेरियस म्यूचुअल फंड्स स्कीम अवेलेबल इन इंडिया फॉर इन्वेस्टमेंट। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है, म्यूचुअल फंड क्या है, निवेश के लिए उपलब्ध विभिन्न म्यूचुअल फंडों की योजना जो है वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स जो है वो आपको बताने हैं। फिर 5वां क्वेश्चन आ जाता है, 5 5 नंबर के, इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट लिखना है दिए गए टॉपिक्स के ऊपर। ए में आपसे पूछा गया बचत खाता और चालू खाता, बी में आपसे पूछा गया ऑनलाइन धोखाधड़ी, ठीक है। ये 2 टॉपिक हैं, दोनों के दोनों टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है। 5 नंबर का आपका हर एक टॉपिक है, 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इसमें आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है कि बचत खाता और चालू खाता क्या होता है, सेविंग अकाउंट और जो करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट मेनली बिजनेसेस में यूज होता है, सेविंग अकाउंट मेनली हम लोग जैसे बेसिक लोग हैं, ठीक है, वो लोग यूज करते हैं। दूसरा ऑनलाइन धोखाधड़ी, जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, जैसे स्कैमिंग कर लिया गया, ऑनलाइन अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए, ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन पेपर फाइनेंशियल लिटरेसी का। वैल्यू एडिशन कोर्स आपका जो कोर्स है पूरा का पूरा, उसके अंतर्गत फाइनेंशियल लिटरेसी आता है। सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पे यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म होती है, आपको कोई भी डाउट हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल।